वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना। और कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। पिछले कुछ दिनों में एक दो लोगों के मैसेज आए हुए थे कि मैम लास्ट टाइम पे करंट अफेयर्स को कैसे कवर करें, कौन सी मैगजीन पढ़ें। और ये शायद आपका ही नहीं, ये काफ़ी लोगों का हमेशा सवाल खुद से भी बना रहता है कि ये मैगजीन पढ़ूँ या वो मैगजीन पढ़ूँ, करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करूँ। इतना सारा मटेरियल है मार्केट में, आपके टेलीग्राम पे, कि हर चीज़ को हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है। हर महीने जाके बुक्स खूब सारी खरीद के ले आते हैं, लेकिन पढ़ कुछ पाते नहीं हैं, है ना। तो कहाँ से आएगा, ये हमेशा सवाल रहता है। और कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और इसी चक्कर में हमारा काफ़ी टाइम चला जाता है। इसी वजह से मैंने सीरीज सोचा ये स्टार्ट करूँ, जिसकी वजह से आपका एक साल का जो करंट अफेयर्स होगा, अब देखिए इसमें क्या है, 30 मई 2025 से लेकर के 15 जून 2026 तक का आपका कवर हो जाएगा। अगर आप इसको देखिए, मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं समझाऊंगी, क्योंकि देखिए टाइम है कम, बीपीएससी का एग्ज़ाम लगा हुआ है। उसके बाद आपका पीसीएस का भी कुछ ही महीनों में आपको एग्ज़ाम देना रहेगा। तो साल भर के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, यहाँ पे घटना चक्र ने दे दिया है पॉइंटर के रूप में। तो आप इसको कुछ मत करिए, कम से कम इसको जितना मैं करा रही हूँ, मैं काफ़ी अच्छे से इसको करा दूंगी। तो इसको वन लाइनर के फॉर्म में कराऊंगी। आप इसको ईयरफोन लगा के कहीं भी आप हैं, आराम से इसको सुन सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार। इस तरीके से ही आपको कई चीज़ें ऑटोमेटिक यहाँ से कवर हो जाएगा, काफ़ी करंट अफेयर्स आपको कवर हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो सबसे ज़्यादा मेन क्या रहता है, रिवीजन। आप कितना रिवीजन करते हैं, बार बार रिवीजन करते रहेंगे, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आई दृष्टि आएगी, घटना सार आएगी, उस समय एग्जाम से पहले, तो उसको वहाँ पे हम जल्दी से कवर कर लेंगे, आपका होता रहेगा। और पीआईबी का सीरीज़ भी चल रहा है। पीआईबी का सीरीज़ मैं इसलिए लेके आई हूँ कि आपका प्री और मेंस, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे यूपीपीसीएस का हो, चाहे बीपीएससी का हो, सभी के लिए वो महत्वपूर्ण है। और वो ऑथेंटिफिकेशन के साथ मैं उसको करा रही हूँ, क्योंकि फिर आप ये ना कह सके कि कहाँ से लेके आई हैं, है ना। तो वहाँ से देखिए आपके किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और करंट अफेयर्स जिसका अच्छा है, वो काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके आता है औरों से, है ना। तो आप वहाँ पे हमको अच्छे कीवर्ड्स मिल जाते हैं, अच्छे शब्द मिल जाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसलिए मैं पीआईबी की जो सीरीज चला रही हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो आप उसको भी देखते रहिए। और उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से कोशिश किया है कि जितना मैं उसको अच्छा बना सकूं। और थोड़ा मुझे ये है कि आप लोग भी मेरा सपोर्ट करिए। अगर सच में आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कर दीजिएगा, लोगों में भी थोड़ा शेयर कर दिया करिए। इससे मेरा भी हौसला बढ़ता है और काफ़ी मैं मेहनत से काम करती हूँ। तो ठीक है, चलिए हम इसको शुरू करते हैं। और एक ये ऐसा सोचिए इसको कि महा रिवीजन की तरह ये सीरीज चला रही हूँ। अब मैं यहाँ पे हर एक लाइन में समझाने नहीं बैठूँगी, मैं सिर्फ पढ़ती चली जाऊँगी उसको, ऐसे कि जैसे आप अपनी वीडियो ऑन कर लिया, ईयरफोन लगाया और सुनते रहे, तो भी आपको काफ़ी अच्छा समझ आएगा। ऐसे मैं इसको क्लियरली पढ़ूँगी, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, टाइम कम है तो हम क्या करें, इसको फटाफट सुनते रहेंगे। नोट वोट नहीं बनाना है। इसकी पीडीएफ अगर चाहेंगे आप तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी, ठीक है। खरीदने की ज़रूरत नहीं है बुक को, मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगी। टेलीग्राम ग्रुप में आप जाएंगे तो लिविंग स्टोन क्लासेस को सर्च करेंगे, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले ही देखिए, यहाँ पे हम राष्ट्रीय वाले पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें राजनीतिक क्षेत्र, योजना, परियोजना, रिपोर्ट, मसौदे जो भी हैं इसमें, सूचकांक, आयोजन, कार्यक्रम स्थल, राज्य विशेष, जो कि यूपी, जैसे यूपी स्पेशल होता है उसी तरीके से बिहार स्पेशल है, तो वो भी यहाँ से कवर हो जाएगा, जो बीपीएससी देने वाले हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय वाले में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट, सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन, यहीं से प्रश्न ज़्यादातर बनते हैं। ये आप पीवाईक्यू वगैरह थोड़ा सा पढ़ा करिए, उसकी वजह से क्या होगा, आपको पता रहेगा कि कहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछा जा रहा है। और यही टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सवाल, है ना, कि रिपोर्ट से पूछ लिया। और वैश्विक सूचकांक वगैरह है, सूचकांक जरूर पढ़ के जाइएगा बहुत अच्छे से। मैंने कुछ महत्वपूर्ण जितने भी सूचकांक का तो नहीं लेके आई हूँ, लेकिन हाँ, अभी मैंने जो वीडियो जितनी अभी हाल में डाली हुई हैं उनको देख लीजिएगा आप। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मैंने डाला हुआ है, उसको देख लीजिएगा। तो राजकोषीय घटनाक्रम, प्रमुख नीतियाँ, दस्तावेज, रिपोर्ट, कृषि संबंध क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाओं की रिपोर्ट वगैरह हो गई। रिपोर्ट से काफ़ी पूछता है ना, और हम लोगों को याद ही नहीं रहता है कौन सी रिपोर्ट किसकी है, ये भी पूछता है। रैंक पूछता है। वैज्ञानिक में आपका इस तरीके से साइंस एंड टेक वाला पार्ट भी हो जाएगा। यहाँ पे पर्यावरण, रक्षा, विविध और खेल, इस तरीके से यहाँ पे साल भर की जितनी भी चीज़ें होंगी हम इसको कवर कर लेंगे। चलिए आइए हम शुरू करते हैं इसको।
अब ये देखिए, पहला है राष्ट्रीय परिदृश्य। देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं और विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं और यहाँ पे देखते हैं। आप इनको तो पहचानते होंगे, कौन है ये? आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। आइए चलते हैं। पहला है, सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? तो सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? तो 10 जून 2026 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, ये जिस मंथ की न्यूज़ होगी तो हो सकता है ब्रैकेट में उसमें लिखा रहता है कई जगह, तो ये याद रखिएगा। तो कह रहा है लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल कब से कब था? तो 13 मई 1952 से 27 मई 1964, लगातार 4398 दिन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो किसने ली है? DK कुमार ने। किसने लिया है? DK कुमार ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं ये। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो DK शिव कुमार। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग, ये क्या है? म्यांमार के राष्ट्रपति। अगर इस तरीके से रहता है तो इनके नाम जरूर याद रखिए कि म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है। 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे ये पूछ लेगा कि म्यांमार के राष्ट्रपति इनमें से कौन है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि यू मिन आंग ह्लाइंग ने अपनी आधिकारिक भारत यात्रा की शुरुआत किस स्थान से की? तो बोधगया, बिहार से। भारत म्यांमार संयुक्त वक्तव्य 2026 के दौरान व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस स्थानीय मुद्रा निपटान तंत्र की सराहना की गई है? रुपया क्यात की बात कर रहा है, ठीक है, ये रुपया क्यात तंत्र। तो बताइए मुझे कि म्यांमार से भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं? ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी का आंसर आना चाहिए। और आप लोग बहुत आलसी हैं, कोई भी आंसर नहीं देते हो। मैं जो भी प्रश्न पूछती हूँ आप लोग उसका आंसर तो कभी मैसेज करते ही नहीं है। तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए और थोड़ा आलस को त्यागते हुए और यहाँ पे क्या करिए, अगर मैंने पूछा हुआ है तो आप उसको बताइए खुद से, चीटिंग करके नहीं बताना है। आप खुद से सोचिए कि मैप को याद करिए और देखिए कि वहाँ पे क्या क्या हो सकता है। ईमानदारी के साथ मुझे आपके इस प्रश्न का मुझे जवाब चाहिए, ठीक है। भारत म्यांमार संयुक्त वक्तव्य 2026 के दौरान व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस स्थानीय मुद्रा निपटान तंत्र की सराहना की गई है? तो रुपया क्यात तंत्र की। समान नागरिक संहिता जिसको कहते हैं UCC विधेयक 2026 पारित करने वाला असम देश कौन सा राज्य बना है? तो तीसरा। तो समान नागरिक संहिता की बात कर रहा है, UCC विधेयक 2026 पारित करने वाला असम देश कौन सा राज्य बना है? तो तीसरा। कब बना है? तो मई 2026 में। असम नागरिक संहिता UCC विधेयक के दायरे में किसे बाहर रखा गया है? तो देखिए, UCC के मामले में के बाद गोवा, उत्तराखंड UCC इनमें लागू हो गया है और तीसरा आपका असम हो गया है। तो असम समान नागरिक संहिता UCC विधेयक के दायरे में किसे बाहर रखा गया है? तो अनुसूचित जनजातियों पे ये कानून लागू नहीं होता है, ST जो है उन पे ये लागू नहीं होगा, ये कह रहा है। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा नए गैस भंडार की खोज कहाँ की गई है? तो राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा, किसके द्वारा किया गया है ये भी ध्यान में रखना है। नए गैस की भंडार की खोज कहाँ की गई? तो राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में। भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा का अनुमान किस मंत्रालय ने जारी किया? भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा NHA 2022-23 का अनुमान किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा जिसको कहते हैं NHA 2022-23 के अनुसार 2022-23 में सरकारी स्वास्थ्य व्यय GDP का कितना हिस्सा था? तो 1.48%। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2022-23 के अनुसार 22-23 में सरकारी स्वास्थ्य व्यय GDP का कितना हिस्सा था ये पूछ रहा है। तो 1.48%। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय बढ़कर कितना हो गया? क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय बढ़कर कितना हो गया है? तो 2786 रुपए। भारत की पहली स्काई कास्ट प्रणाली कहाँ उद्घाटित की गई? क्या कह रहा है? भारत की पहली स्काई कास्ट प्रणाली कहाँ उद्घाटित की गई? तो देखिए, पहली है, पहली बात ये याद रखिए, जब पहली होती है तो पहली पूछ ली जाती है। तो पहली तो देखिए जरूरी ही होता है, कोई भी चीज़ अगर पहला होगा वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से।
क्योंकि पहला पहला है ना, इसलिए। तो पहली स्काई कास्ट प्रणाली कहाँ उद्घाटित की गई? भारत की पहली स्काई कास्ट प्रणाली कहाँ उद्घाटित की गई? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। अब देखिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो नई दिल्ली में, ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, नई दिल्ली। स्काई कास्ट प्रणाली किसके लिए बनाई गई है? तो कोहरा मुक्त मौसम स्मार्ट विमानन के लिए। और दिल्ली में तो इसकी ये जो समस्या है काफ़ी बड़ी है। भगवान बुद्ध के किन 2 प्रमुख शिष्यों के अवशेष मंगोलिया में स्थापित किए गए? ये खूब चर्चा में रहा है और ये देखिए पूछा जा सकता है यहाँ से प्रश्न। तो भगवान बुद्ध के किन 2 प्रमुख शिष्यों के अवशेष मंगोलिया में स्थापित किए गए? अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोग्लाना। भगवान बुद्ध के किन 2 प्रमुख शिष्यों के अवशेष मंगोलिया में स्थापित किए गए? मंगोलिया से नहीं, मंगोलिया में स्थापित किए गए हैं। तो अरहत सारिपुत्र, रिवीजन किया करिए, मेरे साथ बोलिए, अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोग्लाना। अरहत सारिपुत्र, अरहत महामोग्लाना। भारत भेजे गए अवशेषों को किस मठ में स्थापित किया गया? भारत से भेजे गए अवशेषों को किस मठ में स्थापित किया गया? तो क्या नाम है इस मठ का? गंडा टेग चेन लिंग मठ। गंडा स्थापित। ये क्या पूछ रहा है कि भगवान जो बुद्ध हैं उनके 2 शिष्य हैं, ठीक है, उनके अवशेष मंगोलिया में स्थापित किया गया। किस जगह में? मंगोलिया में स्थापित किया गया है। तो अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोग्लाना, याद करिए मेरे साथ, इनका नाम क्या है दोनों का? अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोग्लाना। अरहत सारिपुत्र, अरहत महामोग्लाना। भारत से भेजे गए अवशेषों को किस मठ में स्थापित किया गया? किस मठ में स्थापित किया गया? तो गंडा टेग चेन लिंग मठ। गंडा टेग चेन लिंग मठ, इसका नाम भी याद रखिएगा, गंडा टेग चेन लिंग मठ। ऐसे ही अटपटे नाम होते हैं इसके। देखिए, राष्ट्रीय वाटर मेट्रो नीति का मसौदा किसके लिए जारी किया गया है? तो राष्ट्रीय वाटर मेट्रो नीति का मसौदा किसके लिए जारी किया गया है? तो अंतर मंत्रालयी परामर्श के लिए। राष्ट्रीय वाटर मेट्रो नीति का मसौदा किसके लिए जारी किया गया है? तो अंतर मंत्रालयी परामर्श के लिए। अब आते हैं आगे। देश भर में कुल कितने शहरों में वाटर मेट्रो परियोजना वाटर मेट्रो शुरू करने की योजना है? देश भर की कुल कितने शहरों में वाटर मेट्रो शुरू करने की परियोजना है? तो ये 18 शहरों में। प्रथम चरण में कौन सा शहर शामिल है? तो गुवाहाटी, श्रीनगर, पटना, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज। देखिए, इंपॉर्टेंस की दृष्टिकोण से देखिए तो ये तो देखिए फेमस है काफ़ी। आपका प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, गुवाहाटी हो गया, है ना। तो ये सभी फेमस हैं, वाराणसी, प्रयागराज, फिर अयोध्या, पटना, ऐसे याद कर लीजिए, और श्रीनगर, गुवाहाटी थी, ये प्रथम चरण में शामिल है। वीरापासी की प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? अब देखिए, यूपी स्पेशल की दृष्टिकोण से ऐसी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आप कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो अगर कुछ चीज़ें याद आ रही हैं तो यहाँ यूपी वाले अगर कुछ ऐसे फैक्ट रहते हैं बीच बीच में तो आप उनको वहाँ भी कोट कर सकते हैं अपने मेंस में। तो देखिए, पढ़ाई हमेशा काम ही आती है। वीरापासी की प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? और आपका होमवर्क है कि वीरापासी कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। वीरापासी की प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो रायबरेली। वीरापासी किस क्रांति के महानायक माने जाते हैं? तो 1857 की क्रांति। इसीलिए ऐसे जो नायक रहे हैं, ये लीडर रहे हैं हमारे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनके बारे में तो जरूर पढ़ना चाहिए। तो आप इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वीरापासी किस क्रांति के महानायक माने जाते हैं? तो 1857 की जो रिवॉल्ट हुआ था उसके। राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? राज्यसभा की याचिका समिति की बात कर रहा है तो ये राघव चड्ढा को, आप सभी इनको जानते होंगे, है ना। ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई? ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इंदौर, मध्य प्रदेश। ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह कह रहा है, इसकी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो मई 2026, इंदौर, मध्य प्रदेश। किस राज्य के सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहन या ईवी अनिवार्य किए गए? किस राज्य के सरकारी विभागों में? उड़ीसा। अब ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कहाँ? इंदौर, मध्य प्रदेश। किस राज्य ने सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक जो वाहन है अनिवार्य किए? तो उड़ीसा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया? तो सिद्धारमैया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे, ठीक है। गृह मंत्रालय भारत सरकार ने असामान्य जनसांख्यिकी परिवर्तन के अध्ययन हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार ने असामान्य जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर, ये सेवानिवृत्त है। तो क्या कह रहा है, फिर से मैं पढ़ देती हूँ। भारत सरकार ने असामान्य जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन हेतु
गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर, ये सेवानिवृत्त है। इस उच्च स्तरीय समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? अवैध अप्रवास, जो कि सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है आज के टाइम पे, अवैध प्रवास। आपने अभी देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में कितने सारे जो प्रवासी वो अवैध प्रवासी थे, वो लोग कैसे अपना बोरिया बिस्तर उठा के जा रहे थे, तो आपने ये न्यूज़ में काफ़ी चल रहा था, है ना। तो अवैध अप्रवास ये बांग्लादेश से क्या करते हैं, एंटर कर जाते हैं। तो अवैध अप्रवास एवं असामान्य जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करना इनका क्या है, मुख्य उद्देश्य। जनगणना आयुक्त के साथ इस समिति के सदस्यों के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? जनगणना आयुक्त के साथ इस समिति के सदस्य के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? इसी समिति की बात कर रहा है। तो दुर्गा शंकर मिश्र, ये क्या है, सेवानिवृत्त आईएएस है। बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त आईपीएस है। और डॉक्टर समिका रवि, ठीक है। तो कितने लोगों को जनगणना आयुक्त के साथ इस समिति, जनगणना आयुक्त तो देखिए है ही है, उसके अलावा भी कुछ लोग हैं समिति के सदस्य हैं। तो दुर्गा शंकर मिश्रा, ये क्या है, सेवानिवृत्त आईएएस है। और बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त आईपीएस है। और डॉक्टर समिका रवि, किस खंड पर भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन सेट के संचालन को मंजूरी दी गई है? जींद सोनीपत खंड। अब देखिए यहाँ पे फिर पहला आ गया। तो किस खंड पर भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन सेट के संचालन को मंजूरी दी गई है? तो जींद सोनीपत खंड। ये भी पहला है ना, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। स्टार्ट में बनाऊंगी तो इसका मतलब आपको इनको तो जरूरी याद रखना है। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट था, ये अभी मैंने जो पढ़ा है, उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष जो बनाया गया, असामान्य जनसांख्यिकी परिवर्तन के अध्ययन हेतु, ठीक है। आगे आते हैं। भारत का पहला, फिर आ गया पहला, भारत का पहला महिला स्वयं सहायता समूह, जिसको कहते हैं SHG, द्वारा संचालित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तेलंगाना। ये तो इसको 3-4 जितने स्टार बना सकते हैं उतने बना डालिए इस पे। तो भारत का पहला महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो तेलंगाना। इसको एकदम याद कर लीजिए अभी कि भूले ना आप, ठीक है। चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एकल स्थान बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिसको कहते हैं BESS, कहाँ शुरू किया गया है? चीन के बाद विश्व का, तो पहला क्या है, चीन, ये तो समझ आ गया। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एकल स्थान बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ शुरू किया गया? खबड़ा, गुजरात में। तो पहले सबसे बड़ा कहाँ पे है? तो ये चीन में है। दूसरा बड़ा एकल स्थान बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ स्थापित किया गया? तो खबड़ा, गुजरात में। अब देखिए फिर पहला आ गया। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित शटल बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? नई दिल्ली। तो पहला है, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित शटल बस सेवा किस शहर में शुरू हुई है? तो नई दिल्ली। नवाचार को गति देने के लिए बौद्धिक संपदा कैटालिस्ट पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसको कहते हैं मेती। तो नवाचार है, तो नवाचार से को गति देने के लिए बौद्धिक संपदा कैटालिस्ट पहल, क्या कह रहा है? बौद्धिक संपदा कैटालिस्ट पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भौगोलिक संकेत GI प्रमाणित अदरक की खेती एवं मूल्यवर्धन के लिए अदरक मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मिजोरम। भौगोलिक मतलब GI जो है, GI टैग की बात कर, भौगोलिक संकेतक प्रमाणित अदरक की खेती एवं मूल्यवर्धन के लिए अदरक मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मिजोरम। अदरक मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मिजोरम। ये भी याद रखना है आपको। अब आते हैं आगे। भाई मैं जितना यहाँ पे बता रही हूँ ना, उसको मैं 2-2, 3-3 बार इसलिए पढ़ती हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए। बार बार सुनने से चीज़ें याद होती हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग रहा है, वरना एक लाइन पढ़ूँ निकलती जगह क्या ही मतलब है। 2-2, 3-3 बार पढ़ने से आपके दिमाग में बार बार बैठेगा कि क्यों पढ़ रही है। आते हैं किम्बर्ली प्रोसेस की अंतर स्तरीय बैठक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई, महाराष्ट्र में। किम्बर्ली प्रोसेस की अंतर सत्रीय बैठक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। बैठक में मुख्य रूप से किस व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई? तो प्राकृतिक हीरो के व्यापार से। अब किम्बर्ले कहाँ है बताइए? किम्बर्ले कहाँ है? तो देखिए अफ्रीका में क्या मैं बात करूँ तो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मिनरल से बहुत ज़्यादा आपके खनिज संसाधन उपलब्ध है, लेकिन वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल की बहुत कमी है। वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, वहाँ पे चीज़ें नहीं है, वहाँ पे ज्योग्राफी भी ऐसी है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन और ऐसी चीज़ें बहुत कम हो सकती हैं। उनके पास उतना फाइनेंस नहीं है, तो इसलिए वो उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं करते। लेकिन सबकी नज़र, चाहे इवन आपका अमेरिका हो, इन सबकी नज़र अफ्रीका पर गड़ी रहती है।
क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रेयर अर्थ में वो मिनरल्स वगैरह वहाँ पे पाए जा रहे हैं, सोना बहुत, गोल्ड बहुत सारा है, आपका यूरेनियम, जितने भी खनिज होते हैं इंपॉर्टेंट, वो सब अफ्रीका में आपको मिलेंगे। अभी DRC वाला रीजन देख लीजिए, वहाँ पे भी मिलेगा। लेकिन वहाँ पे विकास क्यों नहीं हो पा रहा? आपने कभी सोचा है विकास क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि वहाँ पे जो वो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बात करूँ DRC की, तो वहाँ देखिए कि उसका जो ज्योग्राफी भी ऐसा है ना कि वहाँ पे चाह के भी कंस्ट्रक्शन आप कर नहीं सकते, क्योंकि घने जंगल है उधर। हाँ, तो ज्योग्राफी भी कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। तो वो लोग ट्रांसपोर्टेशन उतना अच्छा नहीं है वहाँ पे, उतना कैपिटल नहीं है उनके पास, ह्यूमन रिसोर्स अच्छा नहीं है, मीन्स ये कि वो स्किल्ड नहीं है तो, लेकिन स्किल्ड नहीं है। तो संसाधन होने के बाद भी अगर उसका आप सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर देश तरक्की कैसे करेगा? इसलिए ह्यूमन कैपिटल का भी होना जरूरी है ना। तो इसीलिए स्किल्स का, अगर वो स्किल्स होती तो फिर आज अफ्रीका बहुत आगे होता, कैपिटल होता तो भी बहुत आगे होता, तो वो कुछ उस पर काम कर पाते। इसी वजह से वो बहुत पीछे रह गया अफ्रीका। अब आते हैं किम्बरले प्रोसेस की अंतर सत्रीय बैठक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई, महाराष्ट्र में। बैठक के मुख्य रूप से किस व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है? तो प्राकृतिक हीरों के व्यापार से, और हीरा वगैरह यहाँ पे बहुत पाया जाता है। राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो भिवाड़ी, खैरथल, तिजारा। राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो भिवाड़ी, खैरथल, तिजारा में। पहला है, देखिए राजस्थान का पहला है सेमीकंडक्टर प्लांट, तो भिवाड़ी, खैरथल, तिजारा। सरकार ने चीनी के निर्यात पर कब तक प्रतिबंध लगा दिया है? निर्यात मतलब अपने देश से बाहर देशों में बेचना, या जब सामान जाता है तो उसकी बात करता है। तो ये सरकार ने चीनी के निर्यात पर कब तक प्रतिबंध लगा दिया? तो सितंबर 2026 तक या अगले आदेश तक। प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? घरेलू उपलब्धता को बढ़ाना और कीमतें नियंत्रित रखना। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला परिषद में क्या घोषित किया? हिंदू मंदिर देवी सरस्वती का भोजशाला और ये भोजशाला किस जिले में है? तो धार जिला में। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने भोजशाला परिषद में क्या घोषित किया है? तो हिंदू मंदिर घोषित किया है उसको, ठीक है। भोजशाला किस जिले में है? तो धार जिले में है। उच्च न्यायालय ने भोजशाला परिषद को क्या घोषित किया है? तो हिंदू मंदिर इसको घोषित किया है, देवी सरस्वती जी का है। भोजशाला किस जिले में स्थित है? तो धार जिले में स्थित है, ठीक है। प्रोजेक्ट सक्षम, इसको जरूर याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट सक्षम किस संगठन द्वारा चलाया जा रहा है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको कहते हैं नहाई, इसके द्वारा प्रोजेक्ट सक्षम संगठन, ये जो संगठन है इसको किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट सक्षम के जरिए किनका कौशल विकास के द्वारा सशक्तिकरण किया जा रहा है? प्रोजेक्ट सक्षम के जरिए किनका कौशल विकास के द्वारा सशक्तिकरण किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बसे समुदाय, विशेषकर ग्रामीण महिलाएं। देखिए यहाँ पे महिलाओं पे फोकस बहुत ज़्यादा जहाँ पे होगा, आप उसको जरूर याद रखना है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट सक्षम के जरिए किनका कौशल विकास के द्वारा सशक्तिकरण किया जा रहा है? राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बसे समुदाय, विशेषकर ग्रामीण महिलाएं। जब आपका महिला सशक्तिकरण या कुछ ऐसे टॉपिक्स में महिलाओं के बारे में कुछ लिखने को आएगा, तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट सक्षम वगैरह का। नीति आयोग ने किस विषय पर 2 रिपोर्ट जारी की है? भारत में शोध एवं विकास की सुगमता। पहली रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। दूसरी रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? सर्वे रिपोर्ट ऑन अर्थ ऑफ डूइंग R&D, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो नीति आयोग ने किस विषय पर 2 रिपोर्ट जारी की है? जब नीति आयोग वगैरह ऐसे संस्थान अपनी रिपोर्ट जारी करें तो इन पर एकदम आँख गड़ा के रखिए, प्रश्न पूछ लेता है। भारत में शोध एवं विकास की सुगमता कौन सी है? ये देखिए नीति आयोग की रिपोर्ट है। भारत में शोध एवं विकास की सुगमता किसकी है? आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे, नीति आयोग की रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो ईज ऑफ डूइंग रिसर्च डेवलपमेंट इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। दूसरी रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? सर्वे रिपोर्ट ऑन ईज ऑफ डूइंग R&D इन इंडिया, ठीक है। पहले का बताइए, ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। फिर दूसरा है सर्वे रिपोर्ट ऑन ईज ऑफ डूइंग R&D इन इंडिया, ठीक है। अब नहीं बोलना चाहिए आपको। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विशेष अभियान की शुरुआत की है? तो किसान रजिस्ट्री अभियान, भाई इसको याद रखिएगा UPPCS वालों। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विशेष अभियान की शुरुआत की है? किसान रजिस्ट्री अभियान। किसान रजिस्ट्री अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों की योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचा देना या उनको देना, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके लिए? इसमें 1 2 3 4 जितने स्टार बनाने बना लीजिए। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का पहला संस्करण कहाँ संपन्न हुआ?
नई दिल्ली। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का पहला संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली। वर्ष 2026-27 के लिए गठित महिला सशक्तिकरण समिति, अब देखिए वर्ष 2026-27 के लिए गठित महिला सशक्तिकरण समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? दग्गुबाती पुरंदेश्वरी। दग्गुबाती पुरंदेश्वरी, भाजपा। महिला सशक्तिकरण समिति में कुल कितने सदस्य हैं? इसको भी आप 6 से 7 पॉइंट जितने भी स्टार बनाने हैं उतने बना लीजिए। 1 2 3 4 5 की यहाँ से बन सकता है आपके लिए प्रश्न। गठित महिला सशक्तिकरण समिति का अध्यक्ष कौन बनी है? दग्गुबाती पुरंदेश्वरी, ठीक है, भाजपा के हैं, भाजपा से हैं। भारतीय सशक्तिकरण समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो 28। कितने हैं? महिला सशक्तिकरण समिति में कुल कितने सदस्य हैं पूछ सकता है। 28, 18 लोकसभा, 10 राज्यसभा, तो 18 10। अब आते हैं यहाँ पे, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश की न्यायिक अवसंरचना को मजबूत करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकारी समिति का गठन किया है? तो जस्टिस अरविंद कुमार। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत ने, कौन है आपका? आप देखिए यहाँ से आपको क्या पता चला कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने देश की न्यायिक अवसंरचना को मजबूत करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकारी समिति का गठन किया है? तो किसकी अध्यक्षता में? तो जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता में। इसको भी स्टार बना लीजिए। नई दिल्ली में हिंद महासागर संवाद का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? नई दिल्ली में हिंद महासागर संवाद का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 10वें हिंद महासागर संवाद की मुख्य थीम क्या थी? मुझे लगता है ये पूछ न ले। परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। 10वां हिंद महासागर संवाद की मुख्य थीम क्या थी? तो परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। इसकी इम्पोर्टेंस तो आप सब जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो व्यापार है, चाहे यूरोप के लिए हो चाहे, तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण इस वजह से हो जा रहा है। शहरी परीक्षण केंद्र एरोसोल वेधशाला कहाँ उद्घाटित की गई? शहरी परीक्षण केंद्र और एरोसोल जो वेधशाला है वो कहाँ उद्घाटित की गई? तो चेन्नई, तमिलनाडु में। मिशन मौसम के तहत वेधशाला किस संस्थान ने स्थापित की? तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे। मिशन मौसम के तहत ये वेधशाला किस संस्थान ने स्थापित की? तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देहरादून में। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2026 की बात कर रहा है। ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो देहरादून में आयोजित किया गया, और अक्सर हम गलत करके आते हैं ऐसे प्रश्नों को। 6वें युवा संगम का आयोजन किस पहल के तहत किया गया? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसको भी याद कर लीजिएगा, ये स्टार बना देती हूँ। 6वां युवा संगम का आयोजन किस पहल के तहत किया गया? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये 8 मई 2026 को हुआ, ठीक है। 6वां कौन से नंबर का संस्करण? 6वां युवा संगम का आयोजन किस पहल के तहत किया गया? एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब आइए, 6वें युवा संगम का आयोजन किसने किया? तो शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय ने किया। युवा संगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? विभिन्न राज्यों के युवाओं में सांस्कृतिक समरसता। विभिन्न राज्यों के युवाओं में क्या हो? सांस्कृतिक समरसता हो, ये इसका उद्देश्य था। सरकार ने किस आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच की शुरुआत की है? तो यह है आपका 40 और उससे अधिक। तो सरकार ने किस आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच की शुरुआत की है? तो आपका 40 वर्ष और उससे अधिक के श्रमिकों के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृति दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृति दी है? तो 4 अतिरिक्त न्यायाधीशों की बात कर रहा है, ठीक है, 4। इस निर्णय के बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृति कितनी हो गई? तो 38 हो गई। तो 4 बढ़ गए ना। तो इस निर्णय के बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृति कितनी हो गई? तो 38। अब ये कह रहा है न्यायाधीश सहित कह रहा है, और ये हो सकता है स्टेटमेंट बना के पूछ रहे, आप कंफ्यूज हो जाएं और गलत करके चले आएँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उनको मिला के जो CJI है उनको मिला के 38 हैं टोटल। ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तिरुवनंतपुरम, केरल में। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम, केरल में। वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी। वैदिक घड़ी को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो महाराजा विक्रमादित्य अनुसंधान संस्थान, उज्जैन, मध्य प्रदेश। वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी में। वैदिक घड़ी को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो महाराजा विक्रमादित्य अनुसंधान संस्थान, उज्जैन, मध्य प्रदेश। इसको भी आप स्टार बना लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है। सरकार ने गुजरात के किस स्थान पर जहाज मरम्मत सुविधा को मंजूरी दी है? तो यह है वाडीनार।
इस परियोजना को कौन कौन सी संस्थाएं संयुक्त रूप से लागू करेंगी? तो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी मतलब डीपीए और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL। तो इस परियोजना को कौन कौन सी संस्थाएं संयुक्त रूप से लागू करेंगी? दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। दक्षिण तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? और मुख्यालय से प्रश्न आ जाता है, अगर चर्चा में है तो बिल्कुल आप इसको याद कर लीजिए एकदम। दक्षिण तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। दक्षिण तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, एकदम याद कर लीजिए। अब भारतीय रेलवे में कितने जोन हो गए हैं? 19 जोन है, रेलवे जोन है। 18 समान कोलकाता मेट्रो रेलवे, देखो 18 सामान्य है प्लस कोलकाता मेट्रो रेलवे है। केरल का नया मुख्यमंत्री कौन बना? VD सतीशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। VD सतीशन क्या है? इनके केरल के नए मुख्यमंत्री बने हैं। असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार किसने शपथ ग्रहण की? तो हिमंत बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार इन्होंने दूसरी बार शपथ ग्रहण की है, तो हिमंत बिस्वा शर्मा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली थी? शुवेंदु अधिकारी, जो कि भाजपा से हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की अवध शुवेंदु अधिकारी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा दूसरी बार। शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के कौन से मुख्यमंत्री बने? तो 9वें, याद रखिएगा कौन से मुख्यमंत्री बने शुवेंदु अधिकारी? तो ये 9वें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? तो C जोसेफ विजय। इसमें से प्रश्न आएगा, आप देख लीजिएगा। थलपति विजय की रणनीतिक पार्टी का नाम क्या है? तमिलगा वेत्री कड़गम। क्या है? TVK, तमिलगा वेत्री कड़गम। थलपति विजय की राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? तमिलगा वेत्री कड़गम। आगे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में विजय को पद की गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, राज्यपाल है वहाँ के। तो तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? इनका नाम क्या है? तो राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में विजय को पद और गोपनीयता की शपथ मतलब राज्यपाल दिलाता है ना, तो ये राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया है? तो N रंगासामी। इनको जरूर याद रखिएगा, ये यहाँ से मुझे लगता है कि पूछेगा कोई ना कोई प्रश्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुडुचेरी का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इसको 1 2 3 7 स्टार, जितने स्टार बनाने बना लीजिए। N रंगासामी। N रंगासामी ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में कौन सी बार पद संभाला है? तो 5वीं बार, ये भी याद रखिएगा, 5वीं बार। देशव्यापी मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का संबंध किस देशव्यापी मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का संबंध किस विभाग से है? तो दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय। देशव्यापी मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का संबंध किस है? दूरसंचार विभाग, संचार प्रणाली। सचेत किस प्रकार की प्रणाली है? तो एकीकृत अलर्ट सिस्टम। सचेत के बारे में भी याद रखिएगा, आपके मेंस में भी काम आ जाएगा ये। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पहली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी, पता नहीं क्या हो जा रहा है। हाँ, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पहली, अब देखिए ये भी पहली है, तो पहला याद रखिएगा। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पहले अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जा रही है? लद्दाख। ठीक है, तो ये इसको भी स्टार बना लीजिए। हाल ही में सरकार ने किस संशोधन को अधिसूचित किया है? तो नागरिकता संशोधन नियम 2026। हाल ही में किस सरकार ने किस संशोधन को अधिसूचित किया है? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2026। ठीक है, अब इसको यहाँ तक ही रखते हैं इस वीडियो में, इस लेक्चर में। आई थिंक आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैंने कोशिश किया है कि थोड़ा इसको आराम से पढ़ते हुए, जिससे आपको याद हो जाए, सुनते ही याद हो जाए। मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको इस वीडियो में, जैसे आप कोई और काम भी कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इसको ईयरबड्स लगा के भी सुनेंगे ना, तो आपको बार चीज़ें जब मैं बोलती हूँ तो वो याद हो जाएगा आपको, है ना। इसलिए लेकिन आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ जितना हो सके मेरा सपोर्ट करिए। मैं और अच्छा कंटेंट लेके आऊँगी आप सभी का, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम्स पास में है, टाइम है नहीं हमारे पास बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे अगर एक चीज़ों का डिस्कशन करेंगे तो चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो लेकिन मैं करंट अफेयर्स की आपको पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कहीं बाहर नहीं जाएंगे, जितना होगा ऑथेंटिक चीज़ों से लेकर के मैं आपके करंट अफेयर्स का पूरा टॉपिक कवर करा दूँगी। लेकिन हाँ, आप लोगों से बस इतना अनुरोध है कि आप जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरा सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।